हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का सेकेंड केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम आपका बहुलक चैप्टर बतला रहे थे। और बहुलक चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा भाग, जिसमें देखिए हम लोग को पढ़ना है बहुलकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स जानना है क्या होता है। ऐसे तो बहुलक को कई भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। बहुलक को कई भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है, बांटा गया है। जिसमें देखिए आप लोग का पहला भाग है। पहला भाग आप लोग का है स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। यहां पर लिखा गया है क्या जी? स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। जानेंगे कि स्रोत के आधार पर, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्रोत के आधार पर बहुलक को 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें से देखिए आपका पहला है प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर्स। दूसरा है संश्लेषित बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर्स। और तीसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक, जिसको सेमी सिंथेटिक्स पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक एक करके इसका हम लोग परिभाषा भी समझेंगे और परिभाषा के साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। अभी यहाँ पर बेसिक चीजें ही पढ़ेंगे, ये मानिए तो बेसिक चीज ही है, डिफिनीशन है, जिसका एग्जाम्पल जानेंगे। उसके बाद एक एक करके हम लोग बहुलक के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जैसे पॉलीथीन के बारे में, पीवीसी के बारे में, टेफ्लॉन के बारे में, नियोप्रीन के बारे में, ब्यूना एस के बारे में। उसके बाद क्या जी? ब्यूना एन के बारे में, नाइलॉन 6 या नाइलॉन 6, इन सब के बारे में, बेकेलाइट वगैरह सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बहुलकों का वर्गीकरण तो कई भागों में किया गया है, जिसमें से पहला है स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। और स्रोत के आधार पर वर्गीकरण इसका 3 भागों में किया गया है, जिसमें से अभी हमने तीनों का नाम बतलाया, प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर्स क्या होता है। तो आपको प्राकृतिक बहुलक में ये बतलाना है, प्राकृतिक बहुलक का परिभाषा ये बतलाना है कि वे बहुलक जो प्राकृत में अथवा प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के बहुलक को एक शब्दों में हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। परिभाषा बतलाएंगे कि वे बहुलक जो प्रकृति में अथवा प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, तो इस प्रकार के बहुलक को ही एक शब्दों में हम लोग नेचुरल पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल में बहुत सारे बता सकते हैं, जैसे आपका सेल्यूलोस भी होता है, स्टार्च भी होता है, प्रोटीन भी होता है, न्यूक्लिक अम्ल भी होता है, प्राकृतिक रबर भी होता है। ये सभी एक प्रकार से आपके प्राकृतिक बहुलक होते हैं। उसी क्रम में हम लोग का दूसरा है जी, दूसरा है संश्लेषित बहुलक। क्या है जी? संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर्स है। तो इसमें भी जानेंगे कि संश्लेषित बहुलक क्या होता है। तो संश्लेषित बहुलक का भी आपको परिभाषा ये बताना है कि वे बहुलक जो कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। वे बहुलक जो कृत्रिम विधियों के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, तो इस प्रकार के बहुलक को एक शब्दों में हम लोग संश्लेषित बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप बतला सकते हैं क्या जी? पॉलीथीन बतला सकते हैं, उसके बाद पॉलिएस्टर बतला सकते हैं, नाइलॉन बतला सकते हैं, बेकेलाइट बतला सकते हैं, उसके बाद आप कृत्रिम रबर बतला सकते हैं। ये सभी आपके क्या होते हैं जी? ये सभी आपके संश्लेषित बहुलक होते हैं, सिंथेटिक बहुलक होते हैं। इसी क्रम में अगला हम लोग का टॉपिक है अर्ध संश्लेषित बहुलक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स।
तो इसमें ये भी जान लेते हैं कि अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या होता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होता है। तो इसका भी परिभाषा बतला सकते हैं कि वे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रूपांतरित करके बनाया जाता है। तो उसी को एक शब्दों में हम क्या जी, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। इसका परिभाषा हमने अभी बताया कि वे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रूपांतरित करके बनाया जाता है, उन्हें एक शब्दों में आप क्या जी, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहलाते हैं। और इसके एग्जांपल में क्या क्या हो सकते हैं जी, सेलुलोज भी हो सकता है, डाई एसीटेट भी हो सकता है, उसके बाद सेलुलोज नाइट्रेट भी हो सकते हैं, वल्कनीकृत रबर भी हो सकता है। ये सभी एक क्या होते हैं जी, आपके अर्ध संश्लेषित बहुलक होते हैं। उसी क्रम में देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है, फिर अगला टॉपिक क्या है जी, संरचना के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए संरचना के आधार पर भी बहुलक को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए कितने भागों में जी, 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है रेखी बहुलक, लीनियर पॉलीमर्स, दूसरा है शाखित बहुलक, ब्रांच्ड पॉलीमर्स, और तीसरा आपका त्रिविमीय त्रियक अबंधित बहुलक, 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स है, और चौथा आपका है क्रॉस बंधित बहुलक यानी कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो इन चारों के बारे में भी एक एक करके अध्ययन करेंगे और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेखी बहुलक क्या होता है, लीनियर पॉलीमर्स क्या होता है। तो इसमें आपको ये बतलाना है कि जिन सरल अणुओं में युग्म बंध यानी कि डबल बॉन्ड अथवा 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, रेखी बहुलक कहलाते हैं। इसका परिभाषा ये बतला सकते हैं कि जिन सरल अणुओं में डबल बॉन्ड अथवा 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, तो इस प्रकार के बहुलक को एक शब्दों में हम क्या जी, रेखी बहुलक के नाम से जानते हैं। जैसे आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर बतला सकते हैं नाइलॉन। नाइलॉन भी एक प्रकार का क्या होता है जी, रेखी बहुलक होता है ना जी। उसके बाद आप पॉलीथीन भी बतला सकते हैं, पॉलिएस्टर भी बतला सकते हैं, पीवीसी भी बतला सकते हैं, पॉलीवाइलिन क्लोराइड। नाइलॉन भी बतला सकते हैं, पॉलीथीन भी बतला सकते हैं, पॉलिएस्टर भी बतला सकते हैं और पीवीसी भी बतला सकते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं जी, रेखी बहुलक होते हैं। क्या होते हैं, रेखी बहुलक। साथ ही साथ देखिए रेखी बहुलक में आपको एक नोट भी जानना है। रेखी बहुलक में आपको नोट ये बताना है कि जो आपके रेखी बहुलक होते हैं ये उच्च गलनांक के होते हैं। क्या होते हैं जी, उच्च गलनांक के होते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आबंध होता है वो आपका प्रबलतम होता है या प्रबल होता है। साथ ही साथ इसका जो घनत्व होता है ये भी उच्च होता है। क्या होता है जी, इसका घनत्व भी उच्च होता है। साथ ही साथ इसकी जो तनन सामर्थ्य होती है ये भी क्या होती है जी, उच्च होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि रेखी बहुलक का जो गलनांक होता है वो भी उच्च होता है, घनत्व भी उच्च होता है, तनन सामर्थ्य भी उच्च होता है, और साथ ही साथ जो आपका आबंध होता है ये भी आपका प्रबलतम होता है या प्रबल होता है। जैसे देखिए साथ ही साथ रेखी बहुलक का जो संरचना होता है इस तरीके का होता है। रेखी बहुलक का जो संरचना होता है इस तरीके का होता है, इस तरीके से। इस तरीके से आपके रेखी बहुलक का संरचना होता है, जो आपको क्या करना है जी, याद रखना है। साथ ही साथ देखिए
रेखी बहुलक के बाद है आपका शाखित बहुलक, ब्रांच्ड पॉलीमर्स। शाखित बहुलक क्या होता है इसको भी जानेंगे हम। तो इसका परिभाषा आप ये बता सकते हैं कि वे बहुलक जिसमें एकलक इकाइयां अनियमित प्रकार से संगठित होकर जिस बहुलक का निर्माण करती है उसी को एक शब्दों में हम क्या जी, शाखित बहुलक के नाम से जानते हैं। एक बार और देखिए इसका परिभाषा। इसका परिभाषा आपको यह बतलाना है कि वे बहुलक जिसमें एकलक इकाइयां अनियमित प्रकार से संगठित होकर जिस बहुलक का निर्माण करती है उसी को एक शब्दों में हम शाखित बहुलक के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इसमें याद रखना कि शाखित बहुलक का जो गलनांक होता है वो कम होता है, इसमें घनत्व भी कम होता है, और साथ ही साथ इसकी जो तनन सामर्थ्य होती है ये भी आपकी निम्न होती है, जो आपको क्या करना है जी, याद रखना है। और एक बात और याद रखेंगे, शाखित बहुलक के एग्जाम्पल में आप क्या क्या बतला सकते हैं जी, ग्लाइकोजन बतला सकते हैं। क्या बतला सकते हैं जी, ग्लाइकोजन बतला सकते हैं, स्टार्च बतला सकते हैं। ये सभी आपके क्या होते हैं जी, शाखित बहुलक के एग्जाम्पल होते हैं। उसी क्रम में देखिए शाखित बहुलक का भी थोड़ा सा हम चित्र देख लेते हैं, संरचना कैसे बनता है। देखिए इसमें भी इसी तरह से रहेगा, इस तरह से आपका इस तरह से रहेगा, और इसी में आप क्या कर सकते हैं जी, संरचना बना सकते हैं। ऐसे करके या ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। इसमें ऐसे रहेगा तो इसमें एक ऐसे रहेगा। फिर देखिए इसमें अगर ऐसे रहेगा तो इसमें एक ऐसे और एक ऐसे रहेगा। तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये संरचना आपका शाखित बहुलक का होता है। उसी क्रम में हम लोग का देखिए, उसी क्रम में अगला टॉपिक है त्रिविमीय त्रियक आबंधित बहुलक, 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। ये क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि आपका त्रिविमीय त्रियक आबंधित बहुलक क्या होता है, तो इसमें आपको बतलाना है कि इन बहुलकों में एकलक इकाइयों की दीर्घ श्रृंखलाएं रासायनिक त्रियक आबंधों के द्वारा त्रिविमीय जालक के रूप में जुड़ी रहती है। इन बहुलकों का आकार बड़ा होता है तथा एकलक इकाइयों के मध्य मजबूत आबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार के बहुलक को एक शब्दों में आप क्या बतला सकते हैं जी, त्रिविमीय त्रियक आबंधित बहुलक कह सकते हैं। या देखिए इसका परिभाषा ऐसे ही बतला सकते हैं कि वे बहुलक जिनका आकार बड़ा होता है तथा एकलक इकाइयों के मध्य मजबूत आबंध पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के बहुलक को एक शब्दों में आप त्रिविमीय त्रियक आबंधित बहुलक के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ याद रखना कि त्रिविमीय त्रियक आबंधित बहुलक कठोर, दृढ़ तथा भंगुर होते हैं। कठोर भी होते हैं, दृढ़ भी होते हैं और क्या जी, भंगुर भी होते हैं। साथ ही साथ ये पिघलते नहीं हैं, परंतु गर्म करने पर जलने लगते हैं। परंतु गर्म करने पर क्या जी, जलने लगते हैं। कौन जी, त्रिविमीय त्रियक आबंधित बहुलक। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप बेकेलाइट बतला सकते हैं, उसके बाद मैलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बतला सकते हैं, साथ ही साथ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी बतला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी क्या बताया जी, बेकेलाइट, मैलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, उसके बाद यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये आपके क्या होते हैं जी, त्रिविमीय त्रियक आबंधित बहुलक के एग्जाम्पल होते हैं। और इसी क्रम में देखिए, इसी क्रम में अगला क्या है जी हम लोग का, अगला है हम लोग का क्रॉस बंधित बहुलक, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो इसका भी परिभाषा बतला सकते हैं कि जिन सरल अणुओं में 3 क्रियात्मक समूह होते हैं क्रॉस बंधित बहुलक कहलाते हैं।
क्रॉस बंधित बहुलक का परिभाषा बतलाएंगे कि जिन सरल अणुओं में 3 क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तो उसी को एक शब्दों में हम क्या जी, क्रॉस बंधित बहुलक के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से हम अगला इसमें टॉपिक पढ़ेंगे संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण। संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण। देखिए इसमें दिया हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। तो देखिए इसमें क्लासिफिकेशन के आधार पर वर्गीकरण बहुलक का 2 होता है, जिसमें से पहला होता है योगात्मक बहुलक एडिशनल पॉलीमर्स और दूसरा होता है संघनन बहुलक, ये आपका होता है। तो देखिए इसमें जानेंगे हम लोग योगात्मक बहुलक सबसे पहले कि योगात्मक बहुलक क्या होता है, एडिशन पॉलीमर्स क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि योगात्मक बहुलक क्या होता है तो इसमें आपको बताना है कि जब एक या एक से अधिक प्रकार के यौगिक परस्पर संयुक्त होकर किसी छोटे अणु के पृथक किए बिना एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को योगात्मक बहुलकीकरण या योगात्मक बहुलकन कहते हैं। और इस प्रक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले बहुलक योगात्मक बहुलक कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप पॉलीथीन बतला सकते हैं, पॉलीप्रोपीन बतला सकते हैं, पॉलीस्टाइरीन बतला सकते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड भी बतला सकते हैं, जो क्या होते हैं जी, योगात्मक बहुलक के एग्जाम्पल होते हैं। उसी प्रकार से अगला हम लोग का टॉपिक है संघनन बहुलक। कि संघनन बहुलक क्या होता है, तो इसमें आपको बतलाना है कि जब एकलक के 2 या 2 से अधिक अणु परस्पर संघनित होकर बहुलक के साथ छोटे अणु जैसे H2O का निर्माण करते हैं, ROH माने एल्कोहल का निर्माण करते हैं, NH3 अमोनिया का निर्माण करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, तो ऐसे बहुलक संघनन बहुलक कहलाते हैं। तथा संघनन बहुलक बनाने की इस प्रक्रिया को संघनन बहुलकीकरण या संघनन बहुलकन के नाम से जानते हैं। एक बार और देख लीजिए, इसका परिभाषा बतलाएंगे कि जब एकलक के 2 या 2 से अधिक अणु परस्पर संघनित होकर बहुलक के साथ छोटे अणु जैसे H2O, ROH, NH3, CO2, HCl आदि भी बनाते हैं तो ऐसे बहुलक को एक शब्दों में क्या जी, संघनन बहुलक कहते हैं। साथ ही साथ संघनन बहुलक बनाने की इस प्रक्रिया को एक शब्दों में हम संघनन बहुलकीकरण या संघनन बहुलकन के भी नाम से जानते हैं, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर नाइलॉन 6 भी हो सकता है और पॉलिएस्टर भी हो सकता है। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। जिनको भी ये टॉपिक समझ में ना आए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाएंगे, और साथ ही साथ जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।